नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत स्कूली बच्चों को राहत पहुंचाएंगे। छात्रवृत्ति की घोषणा भी कर सकते हैं आज पीएम नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी सौंपा जाएगा। और ये बड़ी खबर है, गंगोत्री हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के यात्रियों का टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। 2 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के यात्रियों का टेम्पो ट्रैवलर अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो गंगोत्री में यह हादसा हुआ है, जहां पर इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। आए दिन इस तरह से भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें कईयों की जानें जा रही हैं। और एक और ये सड़क हादसा गंगोत्री हाईवे पर, जहां पर 2 लोगों की जान चली गई। गंगोत्री हाईवे पर यह सड़क हादसा जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। इस हादसे में 15 लोगों के घायल होने की भी खबर है कि कोपांग बैंड के पास यह हादसा हुआ है। आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे और वहां से लोगों को निकाला गया। अजय हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर? कल देर रात करीब 12:30 बजे की घटना है और उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोपाड बैंड है और वहां पर ये घटना हुई थी। एक टेम्पो ट्रेवल वाहन अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को वहां से निकाला गया और करीब 100 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी थी और घायलों को देर रात काफी मुश्किल के अंधेरे के वक्त उनको निकाला गया और निकाल करके 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और इस टेम्पो ट्रेवलर में करीब 15 लोग सवार थे और इसके बाद इनको सेना का चिकित्सालय जो है हरसिल में वहां पर लाया गया है और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। एक पुरुष और एक महिला की जो मौत हुई है, 2 लोग जो मौत हुई है उसमें ये है और बाकी के जो अन्य लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों का चूंकि इलाज चल रहा है, अभी तक स्थिति सामान्य बताई जा रही है बाकी अन्य लोगों की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से गैबोन, सेनेगल और कतर की 7 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। बीते कल में विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उपराष्ट्रपति के स्तर पर भारत की ओर से 3 देशों की ये पहली यात्रा होगी। भारत की ओर से गैबोन और सेनेगल की पहली उच्च स्तरीय यात्रा भी होगी। विदेश मंत्रालय ने आज से 7 जून तक यात्रा की घोषणा करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति की यात्रा में उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और 3 संसद सदस्य सुशील कुमार मोदी, विजयपाल सिंह तोमर और पी रविंद्रनाथ सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। रविवार को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद साक्ष्य जुटाए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है।
पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। जेल में काला जठेड़ी गैंग से भी पूछताछ हुई है। गैंगस्टर काला राणा से भी पूछताछ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब ये साक्ष्य जुटाए जाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ है कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ था, किसके तार जुड़े हुए थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, और किस तरह से आखिर जानकारी जुटाई जा रही थी। क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर जब एक आम गाड़ी में बैठना और इस बारे में गैंगस्टर्स को जानकारी मिलना, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई थी, उसको लेकर अब कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हो सकता है। पंजाबी गायक की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। डीपीसीसी अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा दिल्ली में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 11:30 बजे सिविल लाइंस में सीएम केजरीवाल के आवास पर घेराव करेंगे कार्यकर्ता। सिविल लाइंस के सुचित्र चामा सेंटर में एकत्र होंगे ये कार्यकर्ता, प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। ये प्रदर्शन होगा आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार सनसनी मची हुई है और कांग्रेस का अब ये विरोध प्रदर्शन होगा। जाहिर तौर पर हाल ही में राजनीति में कदम रखा था सिद्धू मूसेवाला ने और कांग्रेस के टिकट पर ही मानसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹਤਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਸਾਰੋਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੱਲ 450 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅ ਯੂਥ ਆਈਕਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। आज बांसा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से, जो कि प्रसिद्ध सिंगर हैं, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है,
उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्या कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। जो खबर आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में आई है, उसको सुनकर हम सभी को सदमा लगा है। हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। सूबे उधर बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें कि कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और जग्गेश को बनाया है प्रत्याशी। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे को बनाया है प्रत्याशी। कांग्रेस ने 10 राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। यूपी के 3 नेता दूसरे राज्यों से राज्यसभा जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से जाएंगे राज्यसभा। महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा जाएंगे। राजस्थान से प्रमोद तिवारी राज्यसभा जाएंगे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आरएलडी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। सपा उम्मीदवार जावेद अली और सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी के लिए राज्यसभा की कुल 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है और देश भर में 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसके लिए धीरे धीरे कर सूची जारी की जा रही है। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले 9 मई को कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की थी, जबकि अन्य 4 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आज बड़ा फैसला आना है। इंतजार रहेगा हर किसी को कि आशीष मिश्रा, जो कि लखीमपुर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है, क्या होता है आखिर, क्योंकि 24 अप्रैल को ही आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर किया था, जहां कोर्ट ने 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी कि आशीष मिश्रा 25 अप्रैल तक खुद को सरेंडर करें। और इससे पहले आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर किया था। 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें अभी भी नहीं खत्म हो रही है और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चैनी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाए। इससे पहले भी अजय मिश्रा चैनी की बर्खास्तगी की मांग भी की जाती रही है चुनाव से पहले, जहां विपक्ष ने इस पूरे हिंसा मामले को एक हथियार के रूप में देखा और इससे खूब इस्तेमाल भी किया गया था। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चैनी की बर्खास्तगी की मांग लगातार उठाई जाती रही और इसके बाद आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जब सुनवाई होगी तो सभी की निगाहें फैसले पर टिकी होंगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है आखिर आगे। और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि के मौके पर आरएलडी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में जातीय जनगणना को लेकर सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी सहित कई संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आरएलडी की ओर से कहा गया कि आखिरी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, इसीलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तुरंत जनगणना की जानी चाहिए। कार्यक्रम में टीएमसी की ओर से कहा गया कि विभिन्न जातियों के लोगों की सही संख्या का पता लगाने के लिए तुरंत जाति जनगणना की जानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की मांग की थी। आरजेडी ने भी जाति जनगणना की मांग उठाई है। सामाजिक न्याय पर आरएलडी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू जैसे अन्य दलों ने भी जाति जनगणना के समर्थन में बात की है। कार्यक्रम में पहुंचे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिली। सीएम योगी विपक्ष पर हमलावर रहे और इस पर हमारी संवाददाता ने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की, सुनिए। कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा मंच पर तेवर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से योगी जी लगातार उनके तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं, तहसील गिरवी रख दी जाती है पिछली सरकारों में और उद्योग बनाया जा रहा था, जिस तरीके से पोस्टिंग को लेकर वो लगातार ऐसे आरोप लगाते हैं विपक्षियों पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो जनता ने अपना अभिमत दे दिया है, कौन क्या करता था, किसने किस प्रकार से लूटपाट करी, किसने किस प्रकार से आम जनता को प्रताड़ित किया और जिसने संविधान का उल्लंघन करते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने का काम किया, जनता ने उसको दंड दिया है। पक्ष का तो सुपड़ा साफ हो चुका है। विधान परिषद में भी आप जाकर देखिए, विधानसभा के बाद तो अब विपक्ष शून्यता की तरफ बढ़ चुका है। इसलिए अब वो अनर्गल आरोपों के अलावा, शब्द बाण छोड़ने के अलावा विपक्ष के पास कुछ और नहीं बचा है। लग रही हैं कि चाचा शिवपाल यादव भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंक्लूजन नहीं आया। अब तो योगी जी ने भी चाचा कह दिया, बहस चल रही है, चाचा किसके हैं, योगी जी के कि अखिलेश यादव के? नहीं है, योगी जी सभी बड़ों को सम्मान हमेशा देते हैं और सम्मानजनक शब्द है चाचा। चाचा कोई अनापत्ति वाला शब्द थोड़ी है। और जब बहस चलती है और नेता प्रतिपक्ष अगर किसी को चाचा के संबोधन से कर रहे हैं तो नेता सदन चाचा कह दे तो कौन कसूर है? कसूर तो तब है कि जब लोगों के पिताजी को लेकर लोग टिप्पणी करने लगे, तब ये अपराध बनता है, तब ये आपत्ति बनती है। शिवपाल यादव की ज्वाइनिंग कब है भाजपा में? नहीं, ऐसा शिवपाल जी के ज्वाइनिंग होना ना होना ये ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय राष्ट्रीय स्तर के लोग ही ले सकते हैं या उसका जवाब दे सकते हैं।
हम लोग ऐसे लोगों के सामने तो केवल आप लोग चर्चा कर रहे हैं वही सुनाई पड़ रहा है। बाकी दोनों वो बड़े नेता हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से ही अगर कोई बात करना हो तो होगी। हम लोग के संदर्भ में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पुरानी पार्टी जिसमें उन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा है छोड़कर सपा से समर्थन लेकर नॉमिनेशन भर दिया है। अब बीजेपी की क्या अभी तैयारी है इस चीज़ को लेकर? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है, एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत है जो लोकसभा चुनाव के पहले कभी भी ढह सकती है। और रहा सपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उलेमा हिंद ने 2 दिवसीय बैठक आयोजित करी है जिसमें वो यूसीसी के बारे में बात करने वाले हैं, कुतुब मीनार में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ज्ञान व्यापी को लेकर, तो उनका ऐसा नज़रिया है कि टारगेट किया जा रहा है विशेष समुदाय को। ये वक्त आ चुका है कि अब वो बैठकें कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा मौलाना इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, अगर विश्लेषण करिए तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। योगी राज में विगत 5 वर्षों से ऊपर हो गए, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। संगठन जो है वो यूसीसी को लेकर देखिए लगातार विरोध भी कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना हो इसको लेकर। अब चूंकि उत्तराखंड अब कोई भी धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले कट्टरपंथियों का कोई स्थान अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून का उल्लंघन करने वाले अब उनका कोई स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान विशेष समुदाय बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद की बैठक होने वाली है, इसको लेकर वो पूरे देश में बैठकें करने वाले हैं। 4000 से ज़्यादा मौलाना इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, नई दिल्ली। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।